भारत की आबादी 1951 में 36.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.02 करोड़ हो गई। 1 जुलाई 2020 को अनुमान यह था कि आबादी 1.38 अरब हो गई है। फिलहाल भारत जनसंख्यागत परिवर्तन के तीसरे चरण में है, जहां जन्म दर तो गिर रही है लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग 93% 15 से 49 यानी 15 to 49 वर्ष की प्रजनन क्षमता वाले आयु वर्ग में है। देश की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का रुझान पुष्ट होता है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 17.7% दर्ज की गई थी, जबकि 1991 से 2001 के दौरान 21.5% थी, यानी 21.5%। एक तरफ दशक वृद्धि दर सभी धार्मिक समूहों में घट रही थी, तो दूसरी तरफ राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, रोजगार और स्त्री सशक्तिकरण के स्तर के हिसाब से राज्यों और क्षेत्रों में फर्क भी बना हुआ था। यह भी गौरतलब है कि सकल प्रजनन दर यानी किसी महिला के पूरे जीवन में जिंदा बच्चा जनने की औसत संख्या 1950 के दशक में 6 या उससे अधिक की बनिस्बत घटकर 2015-16 में 2.2 रह गई थी। दंपत्ति न सिर्फ कम बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि कम बच्चे पैदा भी करते हैं। इसके बावजूद आंकड़ों में कुल वृद्धि जनसंख्या आवेग की वजह से अभी भी ऊंची दिखती है, जो काफ़ी हद तक जनसंख्या के संक्रमण काल का नतीजा है। भारत में युवा आबादी करीब 30% की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक है। इनमें किशोर वय यानी 10 से 19 वर्ष के बीच और जवान यानी 15 से 24 वर्ष के बीच दोनों की संख्या है, जो प्रजनन सक्षम आयु वर्ग में हैं या जल्दी ही होने वाले हैं। अगर इस आयु वर्ग के लोग कम बच्चे भी पैदा करते हैं, तब भी आंकड़ों में काफ़ी वृद्धि दिखेगी, क्योंकि प्रजनन क्षमता आयु के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से भारत में खासकर युवा आबादी की भारी संख्या की वजह से आबादी के स्थिर होने में कुछ वक्त लगेगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि भारत में इस विकराल समस्या के बारे में काफ़ी जागरूकता है और कई दशकों से बड़े पैमाने पर आबादी नियंत्रण की नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसे सही दिशा देने के लिए थोड़ी ही चर्चा हुई है और उसका मूल्यांकन किया गया है। देश में आबादी नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर विचार शुरू हुआ, लेकिन बहस खासकर 1994 में काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कॉन्फ्रेंस के बाद जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर मुड़ गई। इस तरह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मकसद 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण है। आज़ादी के बाद के दौर में भारत में यह एहसास जल्दी ही हो गया कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या देश के सीमित संसाधनों पर दबाव पैदा करेगी, विकास का लाभ घट जाएगा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। यह खासकर ग्रामीण, आदिवासी और मुसलमानों सहित पिछड़े समुदायों के मामले में सही था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि छोटा परिवार और जनसंख्या नियंत्रण को देश के सामाजिक पुनर्निर्माण का अभिन्न अंग बनाया गया। परिवार नियोजन की शुरुआत। भारत में 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम NFPP की शुरुआत हुई और ऐसी देशव्यापी योजना शुरू करने वाला यह पहला देश बना।
इस नीति का मकसद यह था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से जनसंख्या को स्थिर करने की खातिर जन्म दर को घटाया जाए। 1950 का दशक। आज़ादी के वक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख तौर पर शहरों और अस्पतालों में उपचार जैसी थीं। स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन सीमित था और आमतौर पर गरीबों की पहुंच से दूर था। भारत की अधिकांश आबादी गांवों में थी और आज भी है, जिसकी पहुंच स्वास्थ्य सेवा तक नहीं है। लिहाजा रोग लगने और मृत्यु की दर काफ़ी अधिक है। कच्ची उम्र में गर्भधारण, 2 बच्चों के बीच कम अंतर वगैरह और गर्भ के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने या देर से मिलने से जच्चा बच्चा मृत्यु दर भी ऊंची थी। ये स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को फौरन उपलब्ध नहीं थीं, जिन्हें उसकी बेहतर ज़रूरत थी। शहरी इलाकों में कई दंपत्ति नसबंदी का विकल्प चुनते तो कुछ हद तक मातृत्व मृत्यु दर घट गई होती, लेकिन तब भी उसका कुल असर देश में मृत्यु दर या प्रजनन वृद्धि दर पर नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों, खासकर ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम या सुविधाओं की पहुंच नहीं थी। इसके अलावा परंपरा और सांस्कृतिक वजहों से थोड़े से मुसलमान दंपत्ति का ही झुकाव परिवार नियोजन की ओर दर्ज किया गया। हालात सुधारने की कोशिशें कार्यकर्ताओं और संसाधनों की किल्लत के कारण नाकाफ़ी थीं। 1960 का दशक। इस दशक में गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बड़े पैमाने और दूर दराज तक करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। नसबंदी और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए, जहां नसबंदी और दूसरी सेवाओं के लिए मामले, ज़्यादातर महिलाएं, लाए गए। हालांकि इन सेवाओं में खास प्रगति नहीं दिखी, क्योंकि वक्त ज़रूरत पर वे उपलब्ध नहीं थीं। 1961 की जनगणना में दशक जनसंख्या वृद्धि का चिंताजनक रुझान दिखा तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबंदी पर फोकस बढ़ गया। हालांकि मुसलमान समुदाय में सकल वृद्धि दर अपेक्षाकृत ऊंची थी, मगर समुदाय के लोग नसबंदी के पक्ष में नहीं थे। स्वास्थ्य शिक्षा को अस्पतालों से बाहर समाज में ले जाने के लिए शिक्षा विस्तार कार्यक्रम अपनाए गए, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज़्यादा था, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और परिवार नियोजन के तरीकों की स्वीकार्यता बढ़े। कैंप लगाकर उपयुक्त ग्रामीण दंपत्तियों को गर्भ निरोधक और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। हालांकि उसके बाद यह प्रक्रिया पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में काफ़ी हद तक बेमानी हो गई। यह जाहिर हो गया कि मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सूचकांक में खास सुधार हासिल करना संभव नहीं होगा, या बेहद ज़रूरी सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव बल में बड़े निवेश के बिना जन्म दर को घटाना संभव नहीं होगा। 1970 का दशक। सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी और कई नई पहल में काफ़ी फंड दिया गया। नसबंदी, खासकर वेसक्टॉमी जैसी सेवाएं काफ़ी मुहैया कराई गई। इंटर यूटेरिन डिवाइस IUD और कंडोम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC के जरिए मुहैया कराए गए। अस्पताल आधारित कार्यक्रम में बच्चे के जन्म के लिए आने वाली महिलाओं को गर्भ निरोधक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। 1970, 1980 और 1988 में हुए बड़ौदा के ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ORG के अध्ययन, जो 1971, 1983, 1990 में संक्षिप्त रूप से जारी किया गया, के साथ स्वतंत्र सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उपयुक्त मुसलमान दंपत्तियों में
परिवार नियोजन की स्वीकृति में दशकीय वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कानून 1972 से महिलाओं को अवांछित गर्भ से छुटकारा पाने के लिए सुरक्षित गर्भपात की सुविधा मुहैया हुई। तेज रफ्तार से बढ़ती आबादी की चिंताओं से 5वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रमुख कार्यक्रम के रूप में ऐलान किया गया। 1976 में बड़े पैमाने पर नसबंदी का नतीजा 80 लाख लोगों की नसबंदी के रूप में सामने आया। हालांकि इससे काफ़ी नाराज़गी पैदा हुई और उसका नतीजा भी सामने आया। विडंबना यह है कि इसका जन्म दर में कोई ख़ास फर्क नहीं दिखा, क्योंकि नसबंदी के लिए उचित लोगों का चयन नहीं हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नामकरण राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में किया गया। सो आश्चर्य नहीं कि अगले साल ही परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी गिरावट दिखी। 1979 यानी 1979 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को शामिल किया गया और परिवार नियोजन सेवाओं में माँ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने की कोशिशें शुरू हुईं। 1980 का दशक। इस दशक के दौरान 2000 तक सबको स्वास्थ्य संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलमाटा 1978 की घोषणा के अमल पर विशेष जोर शुरू हुआ। इसके तहत अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरी और ग्रामीण केंद्रों का नेटवर्क तैयार करना था। परिवार कल्याण सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार के मकसद से प्रसव पश्चात स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार किया गया। 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई। इससे स्वास्थ्य सेवा की नियोजना, अमल और निगरानी की व्यापक व्यवस्था मुहैया हुई। यहाँ यह गौर किया जा सकता है कि 1981 की जनगणना में देश में मुसलमान आबादी की हिस्सेदारी में मामूली बढ़ोतरी 11.71% देखी गई। यह भी दर्ज हुआ कि मुस्लिम दंपत्ति भी परिवार नियोजन की ओर झुक रहे हैं और खासकर बच्चों में जन्म में अंतर बढ़ा रहे हैं। बड़ौदा के ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ORG की रिपोर्ट से पता चला कि पिछले दशक में मुसलमानों में परिवार नियोजन की स्वीकृति में 22.5% की वृद्धि हुई। कुछ समय बाद 1989 में ORG की रिपोर्ट में बताया गया कि 33.8% मुसलमान दंपत्ति परिवार नियोजन का कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं और 19.1% से नसबंदी तक कराया है। कृपया इसे फिर से सुन लें। 19.1% ने नसबंदी तक कराया है। 1990 का दशक। जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की उप समिति की रिपोर्ट से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में नई तेजी आई। राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और स्वास्थ्य मानकों में फ़र्क के मद्देनज़र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र से निर्धारित गर्भ निरोध के खास तरीके तय करने की प्रक्रिया खत्म कर दी। इसकी जगह एक विकेंद्रित अलग अलग इलाकों में समुदाय की ज़रूरतों पर आधारित रवैया अपनाया गया और उसी के अनुरूप योजना और क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाया गया। 1992-93 में पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन दर, शिशु तथा बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन प्रथाओं, माँ बच्चा स्वास्थ्य और जच्चा बच्चा के लिए उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल की सही जानकारी हासिल की जा सके।
सर्वेक्षण का आकलन था कि सिर्फ 27.7% मुस्लिम दंपत्ति ही परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाते हैं। 1997 में यानी 1997 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रजनन संबंधी और बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम की शुरुआत की। उसका मकसद औरतों और बच्चों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की संयुक्त सेवाओं को मुहैया कराना था। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम दंपत्तियों में RCH कार्यक्रम की स्वीकार्यता ज़्यादा थी। मोटे तौर पर इस रुझान की तस्दीक NFHS2 जो 1998-99 में हुआ था के नतीजों से भी हुई। उसके मुताबिक 37% से ज़्यादा मुस्लिम दंपत्ति किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। 2000 का दशक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और गर्भ निरोध की सभी बाकी ज़रूरतों को पूरा करना था। इसका दीर्घावधिक लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना था। इस नीति ने गुणवत्तापूर्ण गर्भ निरोधकों की सब जगह समान पहुंच के लक्ष्य तय किए ताकि छोटा परिवार का कायदा अपनाकर TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक नीचे लाया जा सके। इसके लिए निम्न तरीके अपनाए गए। लड़कियों की देर से शादी को बढ़ावा दिया जाए, 18 वर्ष से कम में तो नहीं ही और 20 वर्ष के बाद हो तो बेहतर रहे। यौन रोगों की रोकथाम के उपाय, मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसव में 100 से कम पर लाया जाए। प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य की जाए और लड़के तथा लड़कियों दोनों के मामले में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को 20% से कम पर लाया जाए। कमतर प्रदर्शन वाले राज्यों जिलों में क्षमता बढ़ाने की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 2001 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक अधिकार संपन्न दल का गठन किया गया ताकि नीति के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस ओर इशारा करना मुनासिब होगा कि किन नीतियों के निर्माण में परिवार नियोजन के विचारात्मक विरोध के मुद्दों पर शायद ही गौर किया गया। अलबत्ता इस मुद्दे को नज़रअंदाज करना शायद राजनीतिक रूप से सही माना गया हो, लेकिन समुदाय विशेष के लिए ज़रूरी मुद्दे पर यह रवैया शुतुरमुर्गी ही कहलाएगा। जनसंख्या के मसले पर जोर देने के लिए 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग NCP का गठन किया गया। आयोग की शर्तें इस प्रकार थीं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य को हासिल करने के नज़रिए से उसके कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करे और सही दिशा सुझाए। दूसरा, केंद्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के जरिए कार्यक्रमों पर अमल और योजना बनाने में क्षेत्रीय स्तर पर तालमेल को बढ़ावा दे। तीसरा, इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में व्यापक जन कार्यक्रम विकसित करे। लिहाजा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में तय लक्ष्यों को हासिल करने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विशेष पहलुओं पर गौर करने के लिए 9 कार्य दलों का गठन किया गया। गौरतलब है कि इनमें किसी को खासकर मुसलमान जैसे ज़्यादा संवेदनशील समुदायों पर फोकस नहीं करना था। NCP के तहत कार्यक्रमों के अमल में कमतर प्रदर्शन वाले जिलों में प्रजनन दर में गिरावट की रफ्तार तेज करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के द्वारा बनाई कार्य योजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई। समकालीन परिदृश्य। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उल्लिखित जनसंख्या स्थिर करने के लक्ष्य की खातिर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को व्यापक संयुक्त रणनीति के रूप में शुरू किया गया। NRHM का मुख्य जोर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण जैसी ग्रामीण स्तर पर जारी सुविधाओं को एक सूत्र में पिरोना था ताकि स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाओं की पहुंच व्यापक बनाई जाए
और परिवार नियोजन में मर्दों की भागीदारी बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और NRHM के जनसंख्या स्थिर करने के मकसद के लिए निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। पहला, नसबंदी की नाकामियों, दुष्प्रभावों और नसबंदी जन्य मृत्यु की हालत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना और डॉक्टरों के लिए क्षतिपूर्ति बीमा सुरक्षा योजना शुरू की गई। दूसरा, प्रेरणा और संतुष्टि कार्यक्रमों के तहत लड़कियों की देर से विवाह के लिए कानूनी उम्र के बाद शादी, बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर और परिवार नियोजन सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्वास्थ्य पर जोर और परिवार नियोजन, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देने के लिए जनसंख्या स्थिरता कोष JSK कॉल सेंटर शुरू किए गए। तीसरा, चौथा, समुदाय और स्वास्थ्य तंत्र के बीच संपर्क के लिए एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा या अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत के विशेष जोर वाली पहल का असर। केंद्र सरकार ने TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट के स्तर के आधार पर राज्यों की कैटेगरी तय की। मसलन बेहद ज़्यादा फोकस TFR 3 के बराबर या उससे ज़्यादा फोकस TFR 2.1 से ज़्यादा और 3 से कम, और ज़्यादा फोकस नहीं यानी उसमें 2.1 के बराबर या उससे कम वाली कैटेगरी 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय बेहद ज़्यादा फोकस वाली कैटेगरी में हैं। सब मिलाकर इन कार्यक्रमों का लक्षित आबादी पर ज़रूर असर हुआ। मसलन NFHS 3 2005 से 2006 में पाया गया कि 36.4% योग्य मुसलमान दंपत्ति कोई आधुनिक तरीका अपना रहे हैं। NFHS 4 2014-15 में हुआ था, में पाया गया कि 37.9% मुसलमान दंपत्ति गर्भ निरोध के किसी न किसी आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। इस रुझान में कोई शक शुबा नहीं है। परिवार नियोजन का विचार और तौर तरीका लक्षित आबादी में तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि विभिन्न धर्मों के लोगों में दशकीय वृद्धि दर और TFR में गिरावट धीमी है। पंचवर्षीय योजनाएं। आज़ादी के वक्त देश में संसाधनों की खासी कमी थी। अलबत्ता नीति नियंताओं ने जन्म दर घटाने की एक प्रस्तावित नीति बनाई। देश की तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव से परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की फौरी ज़रूरत सामने आ गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना आवंटन 0.65 करोड़ रुपए में एहसास हुआ कि परिवार नियोजन की प्रगति लोगों के दिमाग में गहरी प्रेरणा जगाने और दूसरे स्वीकार योग्य, कारगर, बिना किसी नुकसान वाले किफ़ायती तरीकों की सलाह और सेवाएं मुहैया कराने पर निर्भर है। योजना में लक्ष्य रखा गया कि तेज जनसंख्या वृद्धि की वजहों की पहचान की जाए। दूसरा, परिवार नियोजन की माकूल तकनीक विकसित की जाए और इन तकनीकों की जानकारी मुहैया कराने के तरीके ईजाद किए जाएं। तीसरा, परिवार नियोजन को सरकारी अस्पतालों और दूसरी एजेंसियों द्वारा मुहैया कराने वाली सेवाओं में जोड़ा जाए। यह गौर किया जा सकता है कि उस मौके पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम NFPP सिर्फ विचार की तरह था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम और शोध की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य में नर्सिंग और परिवार नियोजन में बुनियादी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रस्ताव किया गया और उम्मीद की गई कि योजना आवंटन 5 करोड़ रुपए के दौरान करीब
300 शहरी और 2000 ग्रामीण क्लिनिक की स्थापना हो जाएगी। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में नसबंदी ऑपरेशन मानक प्रक्रिया बन गई और गर्भ निरोधक टेस्ट इकाइयाँ, आबादी शोध केंद्र तथा परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। यहाँ यह बात दिमाग में रखने की ज़रूरत हो सकती है कि इस योजना के दौरान मोटे तौर पर जोर नसबंदी ऑपरेशनों पर था, जिसे मुसलमान दंपति अपनी मजहबी मान्यताओं की वजह से अमूमन जायज़ नहीं मानते थे और हैं, क्योंकि वह इस्लामी सिद्धांतों के माकूल नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नियोजित विकास के जरिए वाजिब अवधि में जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व पर जोर दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया। इन कार्यक्रमों को ग्रामीण लोगों तक परिवार नियोजन का संदेश और सेवाएं पहुंचाने के लिए शिक्षा विस्तार कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इस तरह अधिक कार्यकर्ता प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, पीएचसी और उप केंद्रों में नियुक्त किए गए। कैफेटेरिया अप्रोच अपनाया गया, यानी परिवार का आकार सीमित रखने के लिए लोग कई तरीकों में से अपनी पसंद का एक चुन सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के मद में कुल प्रस्तावित आवंटन 25 करोड़ रुपए था। परिवार नियोजन का काम बढ़ने लगा तो 1966 में परिवार नियोजन विभाग का गठन किया गया और विस्तृत शोध कार्यक्रम शुरू किया गया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।